दिस इज द चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो इस पैराग्राफ से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक। यस, ये हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरीज थी, उससे किस तरीके से हमारी जो प्लेट्स है या जो क्रस्ट है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट डायनेमिक है। The differences in the internal forces operating from within the earth which build up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust। इसका मतलब यह है कि जो internal forces हैं, जो अर्थ के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि वो सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, वो सेम नहीं है, उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? जो क्रस्ट का जो आउटर सरफेस है उस पे जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी सनलाइट। ये तो बात थी जो अंदर के फोर्सेस हैं। अब जो बाहर की तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं, अर्थ का उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और वो बेसिकली जो फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस, वो आ कहां से रहे हैं? वो आ रहे हैं सनलाइट की एनर्जी की वजह से। लेकिन इंटरनल फोर्सेस जो हैं दे आर स्टिल एक्टिव, दो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज। यस, वो एक्टिव हैं, लेकिन वो डिफरेंट इंटेंसिटीज से एक्टिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ सरफेस है इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम विद इन द अर्थ। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमने देखा कि दोनों तरफ से फोर्सेस काम कर रहे हैं। अर्थ के बाहर से भी कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं, अर्थ के अंदर से भी कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो फोर्सेस है वो अर्थ पर काम कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बाहर से काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो बाहर से काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल काम कर रहे हैं, दे आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, द इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। इंटरनल आर एंडोजेनिक एंड एक्सटर्नल आर योर एक्सोजेनिक। ओके, ये याद रखेंगे आप। द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन, जिसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, ऑफ रिलीफ एलिवेशंस एंड फिलिंग अप, दैट इज एग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स एंड डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है? जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, यानी कि जो फोर्सेस बाहर से काम कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन होता है? उनके एक्शन का रिजल्ट ये होता है कि वो जो हमारे रिलीफ्स या एलिवेशंस है, रिलीफ्स या एलिवेशंस मतलब आपके जो हाईलैंड एरियाज है, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनका वो क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं, वियर डाउन करते हैं। और उसी के अपोजिट जो बेसिन्स हैं, यानी कि जहां पर हमारे डिप्रेशंस हैं, जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं, उनको वो क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो ये है एक्शंस किसका? एक्सोजेनिक फोर्सेस का। और द फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज कॉल्ड ग्रेडेशन। उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि अगर अर्थ के सरफेस का इरोजन की वजह से जो रिलीफ वेरिएशन हो रहा है उसको बोला जाता है ग्रेडेशन। अगर आपको इरोजन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, आगे के पार्ट्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज इरोजन एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एंडोजेनिक। द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप parts of the earth surface and hence the exogenic process fail to even out the relief variations of the surface of the earth। तो देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। इन दोनों का जो इफेक्ट है वो भी अलग अलग है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या कर रहा है? वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। वो बनी हुई चीजों को, हिल्स को, माउंटेन्स को तोड़ रहा है, या फिर कुछ लेक्स वगैरह बने हैं, डिप्रेशंस वगैरह बने हैं, उनको भी वो भर रहा है, यानी कि उनका जो ओरिजिनल फीचर है उसको वो चेंज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या है? जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो अर्थ के अंदर से काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्ड कर रहे हैं चीजों को। तो एक चीजों को बिल्ड कर रहा है एक फोर्स, और दूसरा फोर्स क्या कर रहा है कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट तरीके से काम करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अंदर से जो फोर्सेस बिल्ड हो रहे हैं, यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, वो काम लगातार कर रहे हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों का इफेक्ट ये नहीं होता कि वो नलीफाई हो जाए। अगर ऐसा होता तो अर्थ की सरफेस पर कोई भी रिलीफ्स या कोई भी एलिवेशंस नहीं होते, क्योंकि एक बिल्ड कर रहा है और दूसरा डिस्ट्रॉय कर रहा है।
So variations remain as long as the opposing action of exogenic and endogenic forces continue. तो ये variations क्या है कि ये variations हमेशा बना रहेगा, जब तक ये दोनों काम करते रहेंगे तो variations जो है वो बना रहेगा। तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा था, एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस और प्रोसेस आर मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस। तो वही मैंने आपको बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है, एंडोजेनिक प्रोसेस जो है वो लैंड बिल्ड कर रही है, बना रही है, और उसी के विपरीत, उसी के जस्ट अपोजिट साइड अगर एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो वो लैंड को वियर कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की। द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन on earth materials and bringing about the changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes। यानी कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं जो हमने अभी बात करी, जिनकी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, यही दोनों प्रोसेसेस जो है वो हैं क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो रिलीफ फीचर्स वगैरह हैं उनमें क्या कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पर क्या कर रहे हैं, वेरिएशंस ला रहे हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। नाम याद रखेंगे आप यहां पर, डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम डायस्ट्रॉफिज्म की बात थोड़ी देर में आगे जाके करेंगे, और इसमें आगे कुछ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बाद भी लिखी गई है, वो है विदरिंग, mass wasting, erosion and deposition are exogenic geomorphic processes। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो एक्सोजेनिक है, दैट इज विदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये सारी की सारी क्या है, एक्सोजेनिक, वेयर एज योर डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म क्या है, एंडोजेनिक। नेक्स्ट है एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर। एक्सोजेनिक मतलब अब आप समझ चुके होंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सोजेनिक एलिमेंट की, एक्सोजेनिक प्रोसेस की, तो अब तक आप ये चीज समझ चुके होंगे कि वो फोर्सेस या वो एलिमेंट्स या वो प्रोसेसेस हैं जो बाहर से काम कर रही हैं और जिनका काम क्या है, लैंड को वियर आउट करना। तो कुछ एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एक्सोजेनिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड एक्सेट्रा capable of acquiring and transporting earth materials can be called as geomorphic agent। इनको जियोमॉर्फिक एजेंट बोला जा सकता है। किनको, जो कैपेबल है, किस चीज के लिए कैपेबल है, क्योंकि वियर आउट करने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज है उसको वियर आउट करने का मतलब है कि सबसे पहले उसको आप तोड़ेंगे, दैट विल बी ब्रॉट डाउन टू स्मॉलर पार्ट्स। पहले उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा और उसके बाद उसको वहां से कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यही जो दोनों प्रोसेसेस हैं मिला के ये है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। और ये कुछ एलिमेंट्स हैं नेचर के, जैसे कि वाटर है, आइस है, विंड है, दे आर कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स। When these elements of nature become mobile due to gradients, they remove the material and transport them over the slopes and deposit them at lower levels। ठीक है, बहुत आसान है समझने में कि जब ये एलिमेंट्स जो है वो मूवेबल हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, जैसे कि वाटर है, अगर वाटर आपका किसी लेक में पड़ा हुआ है या लेक में अगर वाटर है तो वहां पर वो चीज, वो एक जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पर कोई विदरिंग नहीं कर रहा, वो वहां पर कोई इरोजन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही वाटर, वही सेम फॉर्म ऑफ वाटर, योर लिक्विड वाटर, अगर वो रिवर में फ्लो कर रहा है, अगर वो रिवर में फ्लो कर रहा है तो वो अपने साथ क्या करेगा कि जो रिवर बेड्स हैं उनको, उनकी जो रॉक्स वगैरह होंगी उनको विदर करते चलेगा, साथ में उनको अपने साथ लेते चलेगा, इरोजन करते चलेगा। तो उस समय वो बन जाएगा क्या, एक जियोमॉर्फिक एजेंट या एंडोजेनिक एक्सोजेनिक एजेंट, ठीक है, एक्सोजेनिक एजेंट, नॉट एंडोजेनिक एजेंट, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि बेसिकली इन एलिमेंट्स का मोबाइल होना भी जरूरी है, यानी कि मूवेबल होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, अ प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल्स अफेक्टिंग द सेम। एक प्रोसेस क्या होती है, जो फोर्स अप्लाई होता है किसके ऊपर, अर्थ मटेरियल्स पर, और वो अर्थ मटेरियल्स को क्या करता है, इफेक्ट भी करता है। एन एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस मासेस, विंड, वेव्स एंड करंट्स एक्सेट्रा विच रिमूव्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स अर्थ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसीलिए हम रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट्स एक्सेट्रा, इनको बोला जाता है क्या, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इनको बोला जाता है जियोमॉर्फिक एजेंट्स। समझ गए आप बहुत अच्छे से, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, या ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस कर रहे हैं। ये एक्सोजेनिक प्रोसेस कर रहे हैं जो कि आपकी क्या है, जैसे कि विदरिंग है, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस क्या है, इनको हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस चीज को ऐसे समझते चलिए जो मैं आपको बता रहा हूं
ये बहुत आसान है समझने में, ठीक है। बेसिक्स आप बिल्ड करते चलिए, आगे हम इसके ऊपर और ज्यादा चीजों को डेवलप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Gravity, besides being a directional force, activating all downslope movements of matter, also causes stress on the Earth's material. Gravity आप सबको पता है, gravity एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा कहाँ की तरफ को लगता है, जो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगता है, या टूवर्ड्स दी आप कह सकते हैं, अगर आप अर्थ की बात कर रहे हैं तो टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ की तरफ को लगता है। तो ये डायरेक्शनल फोर्स होने के अलावा, डायरेक्शनल फोर्स होने की वजह से क्या होता है आपको पता है कि सारे के सारे डाउन स्लोप मूवमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर आप पानी है, पानी जो एक हाई लेवल पर है वो हमेशा लो लेवल की तरफ को फ्लो करेगा, जबकि अगर लो लेवल पर पानी है तो वो अपने ऊपर चढ़कर हाई लेवल पर नहीं जाएगा। तो ये किसका इफेक्ट है? ये ग्रेविटी का इफेक्ट है। हाई लेवल से पानी लो लेवल पर आ सकता है, हाई प्रेशर से पानी लो प्रेशर पर आ सकता है, या विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव कर सकती है। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो कौन से फोर्सेस की वजह से होती हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी डायरेक्शनल फोर्स होने के साथ साथ के अलावा ये एक स्ट्रेस भी क्रिएट करती है, ये एक स्ट्रेस भी क्रिएट करती है किस पर? अर्थ के मटेरियल पर। और ये जो इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है, ये क्या एक्टिवेट करता है? विंड एंड टाइड इंड्यूस्ड करंट्स एंड विंड्स। ये वेव एंड टाइड इंड्यूस्ड करंट्स और विंड्स को एक्टिवेट करता है। अगर ग्रेविटी नहीं हो, पहली बात तो ग्रेविटी, और दूसरी चीज है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो अगर ऐसा ना हो तो इसके बिना कोई मोबिलिटी नहीं होगी, देयर वुड बी नो मोबिलिटी। मोबिलिटी नहीं होगी मतलब कोई भी चीज मूव नहीं करेगी, तो इरोजन नहीं होगा। आप समझ गए, इरोजन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेसेस है, या जो ये फोर्स है ग्रेविटी का एक फोर्स, इसको भी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक और भी क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, या एक जियोमॉर्फिक फोर्स है, या आप कह सकते हैं एक जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह ये भी काम करता है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर एज इंपॉर्टेंट एज द अदर जियोमॉर्फिक processes. Gravity is the force that keeps us in contact with the surface, and it is the force that switches on the movement of all surface material on the earth. ये आप समझ गए कि किस तरीके से ग्रेविटी काम करता है। All the movements within the earth or on the surface of the earth occur due to gradients. Obvious सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया अभी, पानी हाई लेवल पर होगा तो वो लो लेवल की तरफ फ्लो कर सकता है, फ्रॉम हाई लेवल्स टू लोअर लेवल्स एंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंडोजेनिक प्रोसेसेस की। एंडोजेनिक प्रोसेस, द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेसेस कौन सी हैं? जो अर्थ के अंदर से आ रही हैं। अब उसके लिए कोई फोर्स होगा जरूरी, तभी तो वो एनर्जी आएगी। अब दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी। ये चार इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, इनको नोट कीजिएगा आप कि क्या एनर्जी है, कहां से वो एनर्जी आ रही है जो एंडोजेनिक प्रोसेस जिसकी वजह से हो रही है। फर्स्ट इज योर रेडियो एक्टिविटी, सेकंड इज योर रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, और लास्ट है प्राइमोर्डियल हीट। जो हमने पढ़ा था कि जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ अंदर क्या था? हीट, प्राइमोर्डियल हीट थी। तो ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एंडोजेनिक प्रोसेस के होने के लिए, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओके, दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंड्यूसेस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर। ओके, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अगले पैराग्राफ में डायस्ट्रोफिज्म के बारे में लिखा है, उसको अभी हम पढ़ते हैं। वोल्केनिज्म को हम जान चुके हैं। ड्यू टू वेरिएशंस इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन, क्रस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ, द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स हैं, अंदर भी क्या है कि हीट सब जगह पर सेम नहीं है। जियोथर्मल मतलब जियो मीन्स योर अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। तो अर्थ की जो हीट है अंदर की, वो सब जगह सेम नहीं है, उसका ग्रेडियंट है। और जो अंदर से उस थर्मल के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से या हीट के डिफरेंस की वजह से जो हीट फ्लो हो रही है, और जो क्रिस्टल थिकनेस है वो भी क्या है? वो भी सेम नहीं है, बराबर नहीं है, स्ट्रेंथ भी बराबर नहीं है। तो जो ये एक्शन है एंडोजेनिक फोर्सेस का, ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। और इसीलिए एंड हेंस टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अनइवन। इसलिए जो ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस है वो क्या है? अनइवन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्यों अनइवन है? क्योंकि जो फोर्सेस हैं, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, वो उनका जो एक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर क्या है? ग्रेडियंट्स है और हीट फ्लो का वेरिएशन होता जा रहा है। तो इसलिए जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, और इसी वजह से हमारी जो क्रस्ट की सरफेस है वो भी क्या है? इवन नहीं है, या कह सकते हैं आप कि अनइवन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायस्ट्रोफिज्म की, जो वर्ड 2-3 बार आ चुका है लेकिन अभी तक हम उसको नहीं समझे हैं। चलिए समझते हैं डायस्ट्रोफिज्म को। डायस्ट्रोफिज्म है all processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come under diastrophism। बहुत आसान है, यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो
अर्थ के क्रस्ट को या तो मूव करें मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, या एलिवेट करें मतलब अपने लेवल को बढ़ाएं, और बिल्ड अप या फिर उसको नया बनाएं। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो भी हैं वो किसके अंदर आती हैं? डायस्ट्रॉफिज्म। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? देखिए इसमें इंक्लूडेड है, दे इंक्लूड ऑरोजेनिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नाम याद रखेंगे, ऑरोजेनिक प्रोसेस। ऑरोजेनिक प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फोल्डिंग का मतलब क्या है? देखिए फोल्डिंग बहुत सिंपल है। फोल्डिंग को अगर आप इस तरीके से समझे कि मान लीजिए ये एक अर्थ की क्रस्ट है, इस पे इस तरफ से फोर्स लग रहा है इधर से, और इस तरफ से फोर्स लग रहा है इधर से, तो ये दोनों तरफ से अगर कंप्रेस होगी तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी, इस तरीके की बन सकती है। जब ये होगा तो इसी तरीके की जो ये चीज बन रही है इसी को बोला जाता है फोल्डिंग। ये है फोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एपीरियोजेनिक। इसको भी नाम याद रखेंगे, एपीरियोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपकी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग की फोर्स है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग की फोर्स है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपलिफ्टिंग एंड वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अपलिफ्ट का मतलब है ऊपर उठना, वार्पिंग का मतलब है ये एक किसी बेंट के फॉर्म में मुड़ जा रही है, बेंट के फॉर्म में टर्न हो रही है, मुड़ जा रही है, दैट इज योर वार्पिंग, ठीक है। तीसरी जो प्रोसेस है जो हम डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज योर अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स। क्योंकि अर्थक्वेक में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है, और हमने पढ़ा है कि जो भी प्रोसेस मूवमेंट कराएगी या एलिवेट कराएगी या बिल्डअप कराएगी, दैट विल ऑल बी इंक्लूडेड अंडर योर डायस्ट्रॉफिज्म। तो इससे अर्थक्वेक भी आपका एक डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आ गया। और प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमने पिछले जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 वहां पर पढ़ी है। तो वो प्रोसेस भी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है या जो प्रोसेस है वो भी किसके अंदर आ सकती है? डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोजेनी। इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोजेनी, ऑरोजेनी हमने पढ़ा क्या है? इट्स अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। जो क्रस्ट है वो किसके फॉर्म में फोल्ड होगी? फोल्ड्स के फॉर्म में। और फोल्ड क्या है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। ड्यू टू अपीरियोजेनी देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशंस। और अपीरियोजेनी की में क्या होगा? सिंपल डिफॉर्मेशंस। ओरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, वेयर एज अपीरियोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। इसको बहुत अच्छे से ये लाइन जो है ये आप बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अपीरियोजेनी इज continent building process. And through the processes of orogeny, aperiogeny, earthquakes and plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the crust. Faulting का मतलब होता है your planar fracture और discontinuity। मतलब किसी प्लेन में अगर कोई फ्रैक्चर होता है या डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसको बोला जाता है फॉल्टिंग। क्या बोला जाता है? फॉल्टिंग, ठीक है। याद रखिएगा कुछ टर्म्स इसमें आए हैं नए हमने पढ़े, जो जैसे फोल्डिंग है, वार्पिंग है, फॉल्टिंग है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि धीमे धीमे यहीं से आपका ये बेस बनेगा और आगे जाके ये टर्म्स जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, स्पेशली आपके जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। और मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स क्या होता है ये हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं, किसी ने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स। वहां पर हमने ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को, मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, आप जाके वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या है ये आपको पता है। वॉल्केनिज्म इंक्लूड्स योर मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक और मैग्मा ऑन टू और टूवर्ड्स दी अर्थ सरफेस, ठीक है। वॉल्केनिज्म आपको पता है, जो मॉल्टन मैग्मा या जो लावा है वो कहां आता है? अर्थ की सरफेस की तरफ को आता है। एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारा जो चैप्टर था ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, वहां पर हम ये चीज अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वॉल्केनिज्म होता है और क्या हमारे जो फॉर्म्स बनते हैं ये वहां पर हम पढ़ चुके हैं कि जो इंट्रूसिव फॉर्म्स होते हैं जैसे कि आपके बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लेपोलिथ्स, सिल्स, ये सारे हम फॉर्म्स वहां पर पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स, ठीक है। तो वहां पर जाके आप इन सब चीजों को भी पढ़ सकते हैं अगर आपने ये भी नहीं कवर किया है अभी तक तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमोस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द
सन एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी कहां से आती थी वो हमने देख लिया। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए एनर्जी आएगी बाहर से, क्योंकि वो बाहर से लगने वाले फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। और आपको पता है कि अर्थ के लिए या पूरे के पूरे अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम के लिए, तो जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। ठीक है, जो सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली सोलर एनर्जी से ही डिराइव होती है। तो इसलिए जो मेजर सोर्स है, जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, दैट इज द सन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स हैविंग स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये क्या करेगा, ये मूवमेंट कराएगा मटेरियल्स का कहां की तरफ को, स्लोप के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें स्ट्रेस कैसे लगता है, बाय आइदर बाय पुशिंग और बाय पुलिंग। तो जिससे क्या होगा, अब उसमें कोई स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन। और फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल आर योर शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस होता है एक तरीके से सेपरेटिंग स्ट्रेस। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊं तो ये बेसिकली इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है ब्लॉक का, इस पर अगर इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है, यानी कि अलोंग द सरफेस के ऊपर से अगर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो आपका होता है शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स। ठीक है, उसको बोला जाता है शियर फोर्स। और ये बेसिकली सेपरेटिंग फोर्स होता है, क्योंकि अगर इस पे इस तरीके से फोर्स लगेगा तो जो इसकी नीचे वाली प्लेट है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये नीचे वाली प्लेट तो यहीं पर रहेगी, लेकिन ये वाली जो प्लेट है ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो ये दोनों प्लेट क्या हो गई, आपस में सेपरेट हो गई, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेपरेटिंग फोर्स। ठीक है, चलिए। इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल्स। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से ब्रेक होगा। द शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर स्लिपेज होगा। देखिए आप, ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, स्लिप कर रही हैं। और एंगुलर डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा कि पहले अगर आप बात करें, ये वाली जो लाइन थी स्ट्रेट थी, तो इसके बीच में जो एंगल था दैट वाज 90 डिग्री। ये एंगल इस तरीके से 90 डिग्री था, लेकिन अब ये इस तरीके से, अब ये प्लेट क्योंकि यहां सरक चुकी है, मूव कर चुकी है, तो ये एंगल अब थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन भी हो रहा है या क्या हो रहा है, स्लिपेज। नेक्स्ट है, बिसाइड द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होता है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी है। दैट मे बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंग विच टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस है उसके पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनमें से टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग जो है वो मोस्ट कॉमन है। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्रेन्स। इनमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लूज हो जाता है। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटीरियल्स। ठीक है, जो आपके सॉल्युबल मिनरल्स या सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दस द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू विदरिंग, मास मूवमेंट्स एंड इरोजन इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल। अब वो स्ट्रेस आपका फोर्स की वजह से भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर वो केमिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो वेरियस प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ऑल दी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म जिसको बोला जाता है डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब होता है टू स्ट्राइप ऑफ और अनकवर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, जितने भी आपके जियोमॉर्फिक, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनको हम एक जनरल टर्म के अंदर रखते हैं, दैट इज नोन एज डिन्यूडेशन। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस थी, विदरिंग, मास वेस्टिंग और मूवमेंट्स, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिन्यूडेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ओइंग टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय latitudinal, seasonal and land and water spread on the surface of the earth, the exogenic geomorphic processes vary from region to region. ठीक है, अब हर जो रीजन होता है, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में क्या है कि थर्मल ग्रेडियंट्स अलग होते हैं।
ठीक है। और वो अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उसका लैटिट्यूड का वेरिएशन होता है, सीजन का वेरिएशन होता है, लैंड और वाटर का वहां पर जितना है उसका वेरिएशन होता है। तो इसकी वजह से जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सारे क्लाइमेटिक रीजन्स पे विदरिंग सेम होगी, इरोजन सेम होगा, नहीं, वो वेरी करेगा और वो रीजन टू रीजन वेरी करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरिएशंस। द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन of vegetation which largely depend upon precipitation and temperature also exert influence indirectly on geomorphic exogenic geomorphic processes। अब जो types of vegetation है या फिर density है, type है और distribution of vegetation है, और ये किस पर डिपेंड करती है कि वेजिटेशन ज्यादा है या क्या टाइप की है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, वो मेनली डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, एक है प्रेसिपिटेशन और एक है टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन को अगर अभी आप नहीं समझ सकते तो आप उसको सिर्फ इस सिंपल टर्म्स में ले लीजिए कि प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो आपका रेन आती है, रेन वाटर जो होता है, जो आपका इवेपोरेशन होता है, जो पूरी आपकी वाटर साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, उसमें जो आपका डाउन पोरिंग ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन मोस्टली, ठीक है, तो उसको आप ले सकते हैं प्रेसिपिटेशन। बाकी इसको हम डिटेल में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स there may be local variations of the effects of different climatic elements due to altitudinal difference, aspect variations and the variation in the amount of insolation received by north and south facing slopes as compared to east and west facing slopes। अब किसी क्लाइमेटिक रीजन के अंदर हमने अभी तो ये देखा कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में क्या कारण है जिसकी वजह से एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में वेरिएशन होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं विद इन एक क्लाइमेटिक रीजन के। एक क्लाइमेटिक रीजन में भी वेरिएशन हो सकता है, किसकी वजह से? एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन। एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन का मतलब है, या एल्टीट्यूडिनल डिफरेंस का मतलब है उसकी हाइट का, ठीक है। अगर कोई लो लाइंग एरियाज है तो वहां पर अलग तरीके से होंगे, कोई हाई राइज एरिया है तो वहां पर अलग तरीके से होंगे। एस्पेक्ट वेरिएशंस एंड वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है आपकी जो सोलर रेडिएशन किसी एरिया पे पड़ रही है उसकी वजह से, ओके। अब सोलर रेडिएशन आप इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग जो स्लोप्स होंगे वहां पर अलग तरीके से होगा, और जो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग स्लोप्स होंगे वहां पर इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन अलग तरीके से पड़ेगी। तो उन सब का इफेक्ट भी पड़ता है किसमें? एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर। हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में क्या अंतर है, और एक क्लाइमेटिक रीजन यानी कि विद इन एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्दर ड्यू टू डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटीज एंड डायरेक्शंस, amount and kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration, the geomorphic processes vary within any climatic region। Okay, ये जो ऊपर के तीन कारण बताए गए हैं, your altitudinal differences, aspect variation और insolation, इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, विद इन एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के वेरिएशन के लिए। और वो क्या क्या है? विंड वेलोसिटीज, डायरेक्शंस, अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसकी इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, कि कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कितना डाउनपोर हो रहा है और कितना वापस वो इवेपोरेट हो रहा है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन क्या है। इन सारे प्रोसेस, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी क्या होता है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है वो वेरी करती है विद इन एनी क्लाइमेटिक रीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। अगर हम बात करें कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारे सेम भी हैं, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स सेम भी हैं तब भी जो हमारी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के एक्शन की इंटेंसिटी है वो अलग होती है, और वो डिपेंड किस पर करती है? टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पर डिपेंड करती है। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक जैसे कि फोल्ड, फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स, केमिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। यानी कि इन सारे प्रोसेस पे जो इस टाइप्स और स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उनमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, यानी कि फॉल्ट्स, फोल्ड्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, कि किस तरीके से आपका जो रॉक का बेड है वो किस तरीके से ओरिएंटेशन है, उसकी कैसी इंक्लिनेशन है, उस पर जॉइंट्स है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन्स कैसे हैं, रॉक कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, केमिकल ससेप्टिबिलिटी उसकी कैसी है। केमिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि वो केमिकल से कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। परमिएबिलिटी या इम्परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस पे से
कितना उसके थ्रू जो है वो वाटर, अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर ट्रेवल कर सकता है, उसके थ्रू वाटर सीप डाउन कर सकता है। उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को बोला जाता है परमिएबिलिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विद डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स होते हैं जिनका डिफरेंस अलग अलग होता है, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वो वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को अलग अलग तरीके से रेजिस्ट करते हैं, उनका रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होता। अ पर्टिकुलर रॉक में बी रेजिस्टेंट टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अनदर। कोई पर्टिकुलर रॉक जो है वो किसी एक प्रोसेस के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। एंड अंडर varying climatic conditions, particular rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic processes and hence they operate at differential rates and give rise to differences in topography. ठीक है, अब अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशन की बात करें तो किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वेरिएशंस के लिए जो पर्टिकुलर रॉक है वो रेजिस्टेंस की जो डिग्री है, यानी कि वो किसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कितना रेजिस्ट कर रहा है, वो हमेशा सेम नहीं करेगा। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज करती हैं तो पर्टिकुलर टाइप का रॉक भी क्या है कि वो अलग अलग तरीके की जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है या उसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, इट गिव्स राइज टू द डिफरेंसेस इन टॉपोग्राफी। ओके, टॉपोग्राफी बेसिकली फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, आपके हिल्स हैं या रिलीफ्स हैं, एलिवेशंस हैं, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं टॉपोग्राफी में। द इफेक्ट्स ऑफ most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in a short time span, but will in the long run affect the rocks severely due to continued fatigue. जो इफेक्ट है सारे के सारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के जो इफेक्ट हैं वो स्मॉल होते हैं और मतलब कम स्तर पर होते हैं और स्लो होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, और वो शॉर्ट टाइम में ऐसा हो सकता है कि हमें पता भी ना लगे कि कुछ चेंज हुआ है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है कि वो रॉक्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ड्यू टू इट्स कंटिन्यू फटीग। फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू वन फैक्ट दैट द डिफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दो ओरिजिनली रिलेटेड टू द crustal evolution, continue to exist in some form or the other due to differences in the type and structure of the earth materials, differences in geomorphic processes and in their rates of operation. ठीक है, तो हम ये समझ गए कि जो डिफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, कि अर्थ की सरफेस पे जो डिफरेंस है वो उसके क्रिस्टल इवोल्यूशन की वजह से तो था, यानी जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ कि डिफरेंट लेयर्स में था अर्थ का है जो, वो तो सही है, लेकिन वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और द अदर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मटेरियल। जो अर्थ के स्ट्रक्चर और मटेरियल का टाइप है उसकी वजह से भी है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उनके डिफरेंसेस की वजह से भी है, और उनका जो रेट ऑफ ऑपरेशन है वो भी हमने पढ़ा कि वो रेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, सेम नहीं है। तो उन सब के वेरिएशंस की वजह से भी क्या है कि अर्थ का जो सरफेस है उस पे क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम विदरिंग से स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर को।